हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखना स्टार्ट किया था। इन दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों हम लोगों ने सेक्शन नंबर 22 से शुरुआत करी थी। दिस इज चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें हम लोगों ने बोला कि एनुअल वैल्यू ही आपकी इनकम फ्रॉम एचपी होगी, लेकिन ये एनुअल वैल्यू निकालना कैसे है ये आप लोग सेक्शन नंबर 23 में सीखोगे। ओके। फिर इसके बाद हम लोगों ने बोला एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ व्हाट building or lands appurtenant thereto of which assessee is the owner chargeable to tax under the head income from HP। ये हम लोगों ने बातें देखी थी। फिर इसमें मैंने आपको बताया कि कुछ इनकम आपकी एचपी में चार्ज नहीं होगी, इवन दो आप बिल्डिंग के ओनर हो, आपको उससे इनकम मिलती है। कौन सा? पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय द असेसी फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम। अगर उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में अगर असेसी खुद का ही बिजनेस रन कर रहा है, खुद का ही प्रोफेशन रन कर रहा है, तो वो डेफिनेटली आपके इनकम फ्रॉम एचपी में जाके चार्ज नहीं होने वाली है। ओके। और उसके बाद हमने बोला प्रॉपर्टीज ऑफ एन असेसी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ व्हाट लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जो आपका असेसी है वो फुल टू इंगेज है किसमें, बताना, लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी में इंगेज है। तो भी आप लोग याद रखना बच्चों, ये कभी भी आपके एचपी में जाके चार्ज नहीं होगा। ओके। तो चार्जिंग सेक्शन 22 के बारे में हम लोगों ने इतना सीख लिया था। नाउ वी आर फर्दर गोइंग अहेड, दैट इज कंडीशन फॉर व्हाट चार्जेबिलिटी। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस है चार्ज होने के लिए, इनकम फ्रॉम एचपी में जाने के लिए, ये सब कंडीशंस हम लोग यहां से आगे देखने वाले हैं। तो बच्चों, आपका ये जो पर्टिकुलर चार्जिंग सेक्शन था इसमें ऑलरेडी बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी थी, लेकिन हम इनका अब डेप्थ में जाके एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयरटू। ओके। तो बच्चों, इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको कल भी बता चुका था। आपकी प्राइमरी कंडीशन यही है कि जो पर्टिकुलर आपको इनकम मिल रही है वो इनकम किससे मिलनी चाहिए बताओ? या तो बिल्डिंग से और लैंड अपर टेनेंट देयर टू। ओके, अपर टेनेंट देयर टू। ठीक है, ये सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। आपको जो इनकम मिल रही है वो या तो बिल्डिंग से या फिर लैंड जो उससे अपर टेनेंट है, मतलब उससे कनेक्टेड लैंड जो होगा उससे आपको इनकम मिल रही है। ये योर प्राइमरी रिक्वायरमेंट। अब बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि क्या बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग होनी चाहिए क्या, तो जवाब है जी हाँ। मैं अगर पूछूं क्या वहां पे अगर शॉप चल रही है या आपने किसी बंदे को शॉप चलाने के लिए बिल्डिंग आपने लेट आउट करी है, भाड़े पे दी है, तो क्या उससे भी इनकम जो आएगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रहेगी क्या? तो जवाब है जी हाँ। वहां पे मान के चलो आप कोई सिनेमा वाले को दे रहे हो, वहां ये जो बिल्डिंग है ये किसी सिनेमा वाले को आप लोग भाड़े पे दे रहे हो, तो सवाल है क्या ये भी इनकम फ्रॉम एचपी में जाएगा क्या? तो जवाब है जी हाँ। देखो, बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग होना या कमर्शियल बिल्डिंग होना या किसी पर्टिकुलर अदर पर्पस के लिए बिल्डिंग देना नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्डिंग का होना यहाँ पे जरूरी है। ये बात आप लोग दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है। तो सपोज असेसी है, कोई एक पर्टिकुलर बंदा है, ये इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का ओनर है। ठीक है। और ये बिल्डिंग वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट करे। लेट आउट का मतलब क्या होता है बच्चों? तो लेट आउट का मतलब होता है भाड़े पे देना। ओके, रेंट पे देना। ठीक है। तो ये एसएससी सपोज इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का ओनर है, तो वो चाहे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए उसे लेट आउट करे, चाहे शॉप या कमर्शियल पर्पस के लिए लेट आउट करे, वो इनकम जो आएगी आपको उस बिल्डिंग से, तो वो इस एसएससी की क्या रहेगी बताओ? इनकम फ्रॉम एचपी ही रहेगी। ये बात अच्छे से याद रखना। ओके। लेकिन वो लैंड जो चाहिए, लैंड इससे कनेक्टेड चाहिए, तो ही उस लैंड की इनकम आपकी इनकम फ्रॉम एचपी बनेगी। ये मैं कल भी आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना? तो अगर ऐसा मान के चलिए कि आपका जो लैंड होगा वो अगर वैकेंट लैंड है, वो खाली फुकट में पड़ा हुआ लैंड है, ओके, जिसपे वो बिल्डिंग नहीं है या उस लैंड के आसपास वो बिल्डिंग नहीं है, तो ऐसा मान के चलना इस वैकेंट लैंड को अगर आपने भाड़े पे दिया, उससे अगर इनकम आ जाए, तो वो इनकम आप लोग इनकम फ्रॉम एचपी में चार्ज नहीं करने वाले हो।
यू विल नॉट बी चार्जिंग इन व्हाट इनकम फ्रॉम एचपी। ये इनकम तो आपकी आईएफओएस या फिर पीजीबीपी में जा सकती है। आपका धंधा ही लैंड को रेंट पे देना होगा तो फिर पीजीबीपी में जाएगा। ऐसा कोई आप अगर काम नहीं करते होंगे तो वो आपके आईएफओएस में चला जाएगा। ओके, तो बच्चों ये रही आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब हम लोग जरा सा इसको अंदर जाके पढ़ लेते हैं। ओके, बिल्डिंग नॉट ओनली इंक्लूड, या देखो बिल्डिंग इंक्लूड नॉट ओनली रेसिडेंशियल बिल्डिंग बट ऑल्सो फैक्ट्री बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, शॉप्स, गोडाउन्स एंड अदर कमर्शियल प्रीमाइसेस। तो भाई बिल्डिंग की जो हम लोग बात कर रहे हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डालने के लिए वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का ही होना जरूरी नहीं है, ये आप आपके माइंड से निकाल लो। वो बिल्डिंग जो होगी वो हो सकता है रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए आप लोगों ने भाड़े पर दी है, या फिर गोडाउन के लिए, या फिर शॉप के लिए, या फिर ऑफिस के लिए, या फिर और किसी पर्पस के लिए। अगर आप वो बिल्डिंग भाड़े पे दोगे तो याद रखना बच्चों, ये जाके कहाँ पे चार्ज होगा, आपके इनकम फ्रॉम एचपी में जाके चार्ज होगा। तो सपोज अपना ये पर्टिकुलर असेसी है मिस्टर ए, ये बहुत प्रॉपर्टीज है इसके पास में। इसके पास एमआईडीसी में एक फैक्ट्री की बिल्डिंग है। एमआईडीसी में मान के चलो इसके पास में एक फैक्ट्री की बिल्डिंग है। ओके, इसी एमआईडीसी में एक ऑफिस की भी उसने बिल्डिंग बना के रखी हुई है। ओके, और उसके बाद में इसके कुछ शॉप्स के लिए इसके पास में जगह है, कहाँ पे, सिटी के अंदर। इसके अलावा गोडाउन्स के लिए भी इसके पास में जगह है। इसके अलावा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी है इसके पास में, रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी है इसके पास में। क्लियर है क्या? तो ये हमारा मिस्टर ए के पास में इतनी सारी प्रॉपर्टीज है। इसने सोचा था यार मैं सब काम करूंगा, बट इससे इतने काम तो हो नहीं रहे, तो इसने क्या किया, एमआईडीसी की जो फैक्ट्री बिल्डिंग थी ये भाड़े पे दे दी, ऑफिस भाड़े पे दे दिया, शॉप्स भाड़े पे दिए, गोडाउन भाड़े पे दिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग सब भाड़े पे दिए। और सबसे इसको क्या वसूल हो रहा है बताना, रेंट वसूल हो रहा है। और ये अपने घर में तंगड़े पसार के सो रहा है और बस रेंटल इनकम में मजे कर रहा है, ऐश कर रहा है। बात समझी क्या आपको? सवाल है मिस्टर ए की ये कौन सी इनकम मानी जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। इनकम कौन सी रहेगी बच्चों? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम रहेगी। आप बोलोगे सर वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी मतलब सर रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगा क्या? तो जवाब है जी नहीं। आप गोडाउन की बिल्डिंग दे रहे हो, शॉप के लिए बिल्डिंग दे रहे हो, ऑफिस के लिए, फैक्ट्री के लिए, कैसे भी दो, बस आपकी बिल्डिंग लेट आउट होनी चाहिए, तो जाके उससे मिलने वाली इनकम आपके इनकम फ्रॉम एचपी में जाके चार्ज होगी। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ओके, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। लैंड अपर टेनेंट मीन्स लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग लाइक गार्डन, गैरेज एटसेट्रा। अब मैं आपको ये बात कल से बताने जा रहा हूं। लेट से आपका एक पर्टिकुलर बंदा है जिसका नाम है मिस्टर ए। इसने एक सिनेमा हॉल जो है वो किसी बंदे को रेंट पे दे दिया चलाने के लिए। और इस सिनेमा हॉल के आजू बाजू में क्या है बच्चों, पार्किंग के लिए जगह छोड़ी हुई है। ठीक है, पार्किंग के लिए जगह है। मिस्टर ए इस जगह का, इस खाली लैंड का भी ओनर है और इस सिनेमा हॉल का भी ओनर है। दोनों का ओनर कौन है बताओ? हमारा मिस्टर ए। बट मिस्टर ए ने क्या किया, सिनेमा हॉल लेट से बी नाम के बंदे को लेट आउट किया, और ये जो पार्किंग की जगह है किसी एक डी नाम के बंदे को उसने क्या कर दी, लेट आउट कर दी। अब डी पार्किंग में जो भी गाड़ी लगाएगा उससे पैसे वसूलता है, और बी सिनेमा हॉल में जो भी एंट्री करेगा उससे पैसे वसूलेगा। लेकिन मिस्टर ए डी से भी रेंट लेता, बी से भी रेंट लेता। तो सवाल है ये जो दोनों रेंटल इनकम आपके मिस्टर ए को आ रही है तो वो कौन से रहेगी बताओ? इनकम फ्रॉम एचपी रहेगी। आप बोलेंगे सर हाउस प्रॉपर्टी बोले तो घर से आने वाली इनकम, बिल्डिंग से आने वाली इनकम ना। मैं बोलूंगा जी नहीं बच्चों, बिल्डिंग के अगर अपर टेनेंट कोई लैंड होगा तो उस लैंड से भी इनकम आएगी, तो भी वो कहां पर जाके चार्ज होगी, वो आपके एचपी के इनकम में जाके चार्ज होगी। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ओके, हाँ लेकिन मैंने आपको एक बात और बताया, आपका ऐसे ही एक लैंड है जो किसी बिल्डिंग को अपर टेनेंट नहीं है, बिल्डिंग से कनेक्टेड नहीं है, ये लैंड ऐसे ही खाली पीले में पड़ा हुआ है। सवाल ये उठता बॉस, सवाल ये उठता कि क्या इस लैंड को लेट आउट करके, इस लैंड को लेट आउट करके जो भी आपको इनकम आएगी,
क्या वो इनकम फ्रॉम एचपी में चार्ज होगी क्या? तो जवाब है जी नहीं, ये इनकम फ्रॉम एचपी में चार्ज नहीं होगी क्योंकि ये वैकेंट लैंड है। हाँ, इसको कनेक्टेड अगर कोई बिल्डिंग होती और फिर ये लैंड को लेट आउट करते तो वो इनकम फ्रॉम एचपी में चार्ज होता था। ये लैंड वहां पर जाके चार्ज नहीं होगा। तो सर ये कहां पे जाके चार्ज होगा? आईएफओएस, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। या फिर आपका धंधा ही है वैकेंट लैंड को लेट आउट करना, तो ये पीजीबीपी में जाके चार्ज हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चेक कर लो। इट मे बी नोटेड दैट इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट वैकेंट लैंड इज हाउएवर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बता चुका हूं। और पीजीबीपी एज द केस में भी, धंधा होगा तो पीजीबीपी, धंधा नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाके चार्ज होगा। तो गाइस पहली कंडीशन याद रखना इनकम फ्रॉम एचपी में चार्ज करने की, और वो पहली कंडीशन क्या है बताओ? प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ व्हाट? बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट देयर टू। बिल्डिंग रेसिडेंशियल ही होना ऐसा कंपल्शन नहीं है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, ऑफिस की, शॉप्स की, गोडाउन्स की और फैक्ट्री बिल्डिंग भी हो सकती है। आई होप समझा होगा। ठीक है, उसके बाद में अब असेसी इज द ओनर के बहुत सारी बातें हैं, तो ये हम लोगों को सीखनी है। असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इफ यू सी दैट चार्जिंग सेक्शन, तो चार्जिंग सेक्शन में क्लियर कट बोला था द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट टू ऑफ विच द असेसी इज ओनर। अगर असेसी ओनर है तो ही समझ के चलना वो चीज इनकम फ्रॉम एचपी में जाके चार्ज होगी। बट अब यहाँ पे और कई बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मुद्दे हैं, ये भी हम लोग देखते हैं। चार्जिंग सेक्शन देख के तो ये समझ गया कि असेसी ने बिल्डिंग का ओनर होना जरूरी है टू बी चार्ज इट एज, या टू बी चार्ज इट इन योर इनकम फ्रॉम एचपी। ठीक है, बट इसमें और कुछ मुद्दे हैं, चेक कर लेते हैं। ओनर इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन हिज ओन राइट। ओनर किसे बोला जाएगा? ऐसा बंदा जो रिसीव करेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन हिज ओन राइट, खुद के राइट में अगर वो इनकम रिसीव कर सकता है तो वो ओनर होगा। सपोज मेरी कोई एक बिल्डिंग है तो मैं उसका ओनर हूं, तो जरूरी है या सीधी बात है अगर मैं किसी को भाड़े पे दूंगा तो उस बंदे से मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? मुझे ही रेंट मिलेगा। इन शॉर्ट मेरे पास में राइट रहेगा, और राइट काय का रहेगा बच्चों? वो इनकम को रिसीव करने का मेरे पास में राइट होने वाला है। ठीक है, आई होप समझ गया होगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड इज नॉट वारंटेड। आप लैंड के ओनर हो यही काफी है। ओके, उस सेल डीड का रजिस्ट्री हुआ है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रजिस्ट्री आपको सबको पता होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आपको ट्रांसफर करनी है रजिस्ट्री भी करा लेते हैं हम लोग। तो वो सेल डीड जो है, बेचने की जो डीड है आपकी वो लैंड की और बिल्डिंग की, तो उसकी रजिस्ट्री हुई कि नहीं हुई इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपका ओनर होना उस लैंड का ये काफी जरूरी रहेगा। ठीक है, ये बातें याद रखो। तो दो बातें हम लोगों ने देखी। ओनर का मतलब है ऐसा पर्सन जो राइट रखता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को रिसीव करने का। दूसरी बात, रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड इज नॉट वारंटेड। जो आपकी बिल्डिंग है उसके सेल डीड की रजिस्ट्री होना इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, ओनरशिप इंक्लूड्स बोथ फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड राइट्स। जो भी आपकी ओनरशिप होती है तो वो दोनों हो सकते हैं, फ्री होल्ड और लीज होल्ड। मतलब हो सकता है कि आपने 99 ईयर्स के लीज पे ले ली है, हो सकता है आपने 49 ईयर्स के लीज पे ले ली है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपको ओनर माना जाएगा। ठीक है, डीम्ड ओनरशिप भी कवर होती है। डीम्ड ओनरशिप आपको आगे आएगा तब हम लोग देख लेंगे डिटेल में। द पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग need not also be the owner of the land upon which it stands। इसका मतलब क्या होता है समझ के लेना। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट चलती है हमारे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन लाइन के लोगों के अंदर, दैट इज टीडीआर। ये क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। ट्रांसफर ऑफ व्हाट? डेवलपमेंट राइट। ओके, तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सपोज ये कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसका एक सपोज एक लैंड पड़ा हुआ है। ओके, और इस लैंड पे ये बंदा कुछ करने तो वाला नहीं, खाली पीली में लैंड पड़ा है। तो सपोज ये किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को या कंस्ट्रक्शन वाले को बोलता है
कि यार मेरे पास लैंड पड़ी है, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दो बिल्डिंग का, है ना, उसमें फ्लैट्स निकाल लो, उसमें के 2-3 फ्लैट्स मेरे नाम कर दो, बाकी सब फ्लैट्स को आप बेच सकते हैं। तो आपको जो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे बड़ा खर्चा लगता है दैट इज लैंड, तो वो लैंड परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर दो, कंस्ट्रक्शन करने के बाद 2-3 फ्लैट्स मेरे नाम कर दो और बाकी फ्लैट्स तुम्हारा बेचना हो तो बेच सकते हो। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। तो यहाँ पे ये जो बंदा है इसकी लैंड पे ओनरशिप है, जबकि ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हुआ इस पे ओनरशिप किसकी रहेगी, इस अभी कॉन्ट्रैक्टर की। तो कल चल के कॉन्ट्रैक्टर या ये जो कंस्ट्रक्शन वाला है किसी और बंदे को ये पर्टिकुलर फ्लैट्स ट्रांसफर करे, तो इस बंदे के नाम पे सिर्फ फ्लैट की ओनरशिप आएगी, याद रखना। इसके पास में काय की ओनरशिप आएगी बताना, सिर्फ फ्लैट की ओनरशिप आएगी, लैंड की ओनरशिप आती है क्या, जी नहीं, लैंड की ओनरशिप इसके पास में नहीं आएगी। क्यों रे, क्योंकि लैंड की ओनरशिप तो ऑलरेडी किसी और बंदे के नाम पे है, इस बंदे ने सिर्फ कंस्ट्रक्ट करने की परमिशन दी, तो ये जो बिल्डिंग है इस पे राइट इस कॉन्ट्रैक्टर का होगा, ओनरशिप इस कॉन्ट्रैक्टर की होगी, और बस उसी फ्लैट की ओनरशिप ये किसे ट्रांसफर करता है, हमारे जैसे परचेसर को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो बच्चों दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स एंड ऑल। तो गाइज यहाँ पे अगर आप इस बंदे के एंगल से सोचो, ये फ्लैट का तो ओनर है, लैंड का ओनर नहीं है, सही है ना, ये फ्लैट का ओनर है बट लैंड का ओनर नहीं है। तो सवाल है ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में अगर ये फ्लैट इस बंदे ने रेंट पे दिया तो क्या फिर भी इसके इनकम फ्रॉम एचपी में जाके वो चार्ज होगा क्या, तो जवाब है जी हाँ, क्योंकि यहां पे क्या बोला है बच्चों, द पर्सन हु ओन्स बिल्डिंग नीड नॉट ऑल्सो बी द ओनर ऑफ लैंड अपॉन विच इट स्टैंड्स। अगर वो बिल्डिंग का ओनर है, फ्लैट का ओनर है, दैट्स इनफ। लैंड का ओनर है कि नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बिल्डिंग के ओनर हो तो अगर आप भाड़े पे दे दोगे ये बिल्डिंग तो आपको जो भी रेंट मिलेगा वो आपकी इनकम फ्रॉम एचपी में चार्ज होगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो गाइस एक बात याद रखो, लैंड जो है उसके आप ओनर होना जरूरी नहीं है, बिल्डिंग के ओनर होना जरूरी है, जिस बिल्डिंग से आपको क्या मिल रहा है बताओ, रेंट मिल रहा है। ठीक है, तो जाके वो आपके एचपी में चार्ज होगा। ठीक है, देखो असेसिंग मस्ट बी द ओनर में हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स देख लिए हैं, हमने देखा ओनर इज द पर्सन हु एंटाइटल टू रिसीव इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन हिज ओन राइट, ये पहली बात हो गई। रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन डजंट रिक्वायर, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनरशिप दोनों इंक्लूड करता है, क्या फ्री होल्ड और लीज होल्ड दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड है। हमने बोला ओनरशिप इंक्लूड डीम्ड ओनरशिप ऑल्सो, इसके अंदर डीम्ड ओनरशिप भी आती है। और हमने बोला द पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग नीड नॉट ऑल्सो बी द ओनर ऑफ लैंड अपॉन विच इट स्टैंड। आप अगर सिर्फ बिल्डिंग के ओनर हो दैट्स इनफ, उतने पे ही क्या हो जाएगा बच्चों, आपके लिए वो इनकम फ्रॉम एचपी होने लग जाएगा। ठीक है, याद रखना। The assessee must be the owner of house property during the previous year. It is not material whether he is the owner in the assessment year. This is very important. देखो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बातें। बच्चों आपको भी पता है इनकम रिसीव जिस ईयर में होती है वो चार्ज असेसमेंट ईयर में होती है, वो टैक्स असेसमेंट ईयर में होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है। मतलब अगर इनकम मुझे साल FY 2021 में मिले तो वो जाके टैक्स कब होती है बताओ, AY 21-22 में जाके चार्ज होने लग जाएगी। सही है, तो बच्चों अब सपोज आप FY 2021 में ओनर थे किसके रे, किसी एक पर्टिकुलर फ्लैट के जो आप लोगों ने लेट आउट कर रखा था। ठीक है, जो आपने लेट आउट कर दिया था, तो आप ओनर तो जरूर थे। कब ओनर थे रे, 2021 में आप लोग ओनर थे और तब आपने लेट आउट किया और आपको उससे क्या मिला बच्चों, रेंटल इनकम मिला। आपको उससे क्या मिली बताओ, रेंटल इनकम मिली। और रिसीव किस साल में हुई, 2021 में हुई। और हुआ ऐसे जब आपका 21-22 का साल चालू हुआ तब आपने वो फ्लैट क्या था बताओ, फ्लैट आपने सेल कर दिया। इन शॉर्ट 21-22 में आप लोग ओनर हो क्या, अब जवाब है जी नहीं।
एवाय 21-22 में आप लोग ओनर तो नहीं हो। तो सवाल है, टैक्स तो इनकम एवाय में होने वाली है। इनकम टैक्स कहां पे होती है बताना, असेसमेंट ईयर में टैक्स होती है, और असेसमेंट ईयर में तो आप लोग ओनर हो ही नहीं। तो सवाल है इनकम टैक्स होगी कि नहीं होगी? जवाब है इनकम विल बी टैक्स्ड। इनकम विल बी टैक्स, डेफिनेटली टैक्स होगी, क्योंकि जब आपको इनकम मिली थी प्रीवियस ईयर में तब तो आप ओनर थे ही। तो असेसमेंट ईयर में भले ही इनकम चार्ज होती है, टैक्स होती है, तब आप ओनर हो या ना हो कुछ फर्क नहीं गिरेगा, बट आपकी इनकम फ्रॉम एचपी चार्ज होगी। ओके, इस बात का याद रखना। देखो वापस से पढ़ते हैं। The assessee must be owner of the house property during the previous year। तो आपने प्रीवियस ईयर में ओनर होना जरूरी होता है। इट इज नॉट मटेरियल, ये बिल्कुल भी मटेरियल नहीं है, वेदर ही इज द ओनर इन द असेसमेंट ईयर। तो फिर आप असेसमेंट ईयर में ओनर हो ना हो कुछ फर्क नहीं गिरेगा, आपकी इनकम जो है वो तो टैक्स होने ही वाली है। ठीक है, तो ये बात अच्छे से याद रखो। तो बच्चों इतने पॉइंट्स हम लोगों ने देखे। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इफ द टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज इन डिस्प्यूट in a court of law, the decision as to who will be the owner chargeable to income tax under section 22 will be of the income tax department till court gives its decision to the suit filed in respect of such property। ये क्या चीज है सुन के लेना। सपोज ये फादर है और इनके ये दो सन है, ठीक है। फादर की डेथ हो गई और फादर ने एक फ्लैट एक्स्ट्रा का लेके रखा हुआ था। अब नो डाउट फादर की डेथ हो जाए तो ये जो फ्लैट है, ये फ्लैट कहीं ना कहीं अब इन दोनों में से किसी एक का बन जाएगा। ठीक है, हुआ इसे दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, एक बोलता है ये फ्लैट मेरा है, दूसरा बोलता है ये फ्लैट मेरा है। ओके, और फादर ने ऑलरेडी इस फ्लैट को लेट आउट कर रखा था। ओके, तो ये दोनों झगड़ क्यों रहे हैं, ये दोनों डिस्प्यूट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस फ्लैट से क्या आता है बताओ, रेंटल इनकम आती है। इससे क्या आती है? रेंटल इनकम, क्योंकि ये फ्लैट क्या करा हुआ है बताना, लेट आउट किया हुआ है, भाड़े पे दिया हुआ है, तो इससे क्या निकल के आती है? रेंटल इनकम। तो दोनों के बीच में दबा के डिस्प्यूट हो रहा कि ये फ्लैट मेरा है मेरा है। ओके, अब सवाल ये है, अगर फ्लैट इस बंदे का हो जाए तो रेंटल इनकम इसके हाथ में टैक्स होगी, और अगर ये फ्लैट इसका हो जाए तो रेंटल इनकम इसके हाथ में टैक्स होगी। सीधी सी बात है, जो ओनर होगा उसी के हाथ में रेंटल इनकम टैक्स होगी। ठीक है, अब इनका डिस्प्यूट चला गया कोर्ट ऑफ लॉ में। ओके, तो आपको भी पता है कोर्ट ऑफ लॉ में डिसीजन तो जल्दी आएगा नहीं, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख आते जाएगी। सही है ना? तो बच्चों कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर डिस्प्यूट है कोर्ट में चलेगा, तो सवाल है ये रेंटल इनकम का क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो यहाँ बैठे बैठे देखने लगेगी, वो कोर्ट के डिसीजन का इंतजार तो नहीं करेगी। कौन? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि भाई कोर्ट डिसीजन देगा, फिर उसका ओनर डिसाइड होगा, फिर रेंटल इनकम हम उसके हाथ में टैक्स करेंगे। इसका इंतजार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं करते बैठता। तो सर क्या होगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगी, तुम्हारा डिस्प्यूट है ना, ठीक है, तुम तुम्हारा डिस्प्यूट कोर्ट में करते रहो, हम तुम में से किसी एक को चुनेंगे एज अ ओनर। सपोज इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर्टिकुलर बंदे को बोला कि तू ओनर है, तो बच्चों ये रेंटल इनकम इसको मिलने लगेगी और इस पर टैक्स फिलहाल इस बंदे ने देना चाहिए। ठीक है, तो जब तक कोर्ट का डिसीजन आएगा तब तक आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों में से किसी एक को क्या पकड़ लेता है बताओ? ओनर पकड़ लेता है। और नो डाउट कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे उसको ओनर पकड़ता है, कुछ जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि ये ओनर हो सकता है, उन फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए किसी एक को ओनर ट्रीट करके उनसे टैक्स वसूला जाता है। ओके, फिर कोर्ट का जो जजमेंट आएगा वो बात की बात। तो सपोज कल चल के कोर्ट का जजमेंट आया कि ये बंदा ओनर बन गया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितना भी इससे टैक्स वसूला है इसको पूरा क्या कर देता है बताओ? रिफंड करेगा और इस बंदे से पूरी वसूली होगी। ठीक है, तो ये बातें अच्छे से याद रखो, ये बहुत
कॉम्प्लिकेटेड केस है, आपको जनरली देखने मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर ओनरशिप के पॉइंट्स, ठीक है। तो असेसी ने ओनर होना जरूरी है। ओनर का मतलब है ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव व्हाट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी की इनकम है वो उसको मिल सकती है, तो ऐसा क्या बनेगा बताना, वो ओनर। द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनरशिप दोनों हो सकते हैं, फ्री होल्ड लीज होल्ड दोनों हो सकती है। ओनरशिप में डीम्ड ओनरशिप भी आएगी, ये आप लोग आगे सीखोगे। और द पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग नीड नॉट ऑल्सो बी द ओनर ऑफ द लैंड अपॉन विच इट स्टैंड, मतलब आप सिर्फ बिल्डिंग के ओनर हो, दैट्स इनफ, लैंड के ओनर होना जरूरी नहीं है, ओके। द assessee must be the owner of house property during the previous year. It is not material whether he is the owner in the assessment year. आपने प्रीवियस ईयर में होना ओनर जरूरी है जब आपको इनकम मिल रही है। असेसमेंट ईयर में भले ही आपने फ्लैट बेच दिया, आप ओनर नहीं भी रहे, तो भी वो आपके इनकम फ्रॉम एचपी में जाके चार्ज होने वाली है इनकम, ठीक है। उसके बाद इफ द टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टीज अंडर डिस्प्यूट, अगर आपका ओनरशिप का टाइटल या फिर ओनरशिप किसकी रहेगी यही चीज डिस्प्यूट में है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे पहले किसी एक को ओनर चूज करेगा और उससे टैक्स वसूल कर लेगा। फिर बाद में जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तो अकॉर्डिंगली वर्क किया जाएगा, ओके। ये सब बातें याद रखना, ठीक है। However, in case of recovery of unrealized rent and arrears of rent, ownership of that property is not relevant. ये आपको आगे आएगा तब और समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज यूज ऑफ प्रॉपर्टी। एक बात याद रखना, जो बिल्डिंग है जो लेट आउट करी है वो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकती है, बट एक पर्पस नहीं, दैट इज व्हाट, ओनर का खुद का बिजनेस और प्रोफेशन, ओके। शुड नॉट बी यूज फॉर ओनर्स ओन बिजनेस और प्रोफेशन। अगर ओनर के खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए बिल्डिंग यूज हो रही है, तो उससे जो इनकम आएगी वो कभी भी इनकम फ्रॉम एचपी में चार्ज नहीं होने वाली है, ओके। इट विल नेवर बी चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्लीज बी फोकस्ड। और ये मैंने आपको ऑलरेडी चार्जिंग सेक्शन पढ़ाते टाइम ही बोल दिया था विद एग्जांपल्स एंड ऑल, ठीक है। तो इस पे और डिस्कशन नहीं करते। उसके बाद और दूसरी बात उसके अंदर क्या बोलिए, इनकम अर्न्ड बाय एसएससी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब आपका धंधा ही है प्रॉपर्टीज को लेट आउट करना, तो वो जो भी रेंट रहेगा ये बिजनेस इनकम रहेगा, दैट इज पीजीबीपी रहेगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक है। ये बात याद रखना। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। Annual value of house property will be charged under the head income from house property, where it is held by SSE as a stock in trade of a business also, ठीक है। अब मैं पूरा समझाऊंगा, एक बार पढ़ लेते हैं। However, the annual value of property being held as stock in trade would be treated as nil for a period of 2 years from the end of financial year in which certificate of completion of construction of the property is obtained from the competent authority if such property is not let out during such period। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ओके। आराम से समझ के लेना, ये ध्यान से सुनना, ये पिछले 1-2 साल में आई हुई अमेंडमेंट है, तो इसको अच्छे से समझ के लो। सपोज ये एक कंस्ट्रक्टर है, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, ओके। इसका बिजनेस क्या है बच्चों, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। इसने क्या किया, इसने यहां पे ऐसे 2 बिल्डिंग्स बना के रखे थे, ठीक है। ये 2 बिल्डिंग्स इस बंदे ने कंस्ट्रक्ट करके रखे हुए थे। अब इसमें से हुआ ऐसे, इसमें के ऑल फ्लैट्स सोल्ड, तो इसके सारे जो फ्लैट्स थे ये बिक चुके थे, ओके। फिर इसने इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू किया, तो ये इतने जो फ्लैट्स थे ये इसके बिक चुके थे, ओके। इतने फ्लैट्स सोल्ड हो चुके थे, और ये जो 6 फ्लैट्स है ये अभी तक बिके ही नहीं, ओके। सेल करने की बहुत कोशिश कर रहा, बट इसको कोई कस्टमर मिल ही नहीं रहा, ओके। एंड ऑफ द डे इस कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, ये विचार किया कि यार फ्लैट ऐसे तो बिक नहीं रहे, एक काम करते हैं, इन फ्लैट्स को लेट आउट कर देते हैं, ओके। कम से कम इससे मुझे कुछ इनकम तो आने लग जाएगी। तो इसने क्या डिसीजन लिया बताओ,
इन फ्लैट्स को लेट आउट करने का डिसीजन ले लिया। क्लियर? अब बच्चों दिक्कत कहां पे शुरू हो जाएगी मैं आपको बताता हूं। अब ये जो पर्टिकुलर फ्लैट्स है, इन्हें ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन बिजनेस वाला बंदा क्या कर रहा है बताओ? लेट आउट कर रहा है। आपको अगर समझ रहा होगा तो इस बंदे का काम ही क्या है, इस बंदे का बिजनेस ही क्या है? फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करना और फ्लैट्स को सेल करना। बस इतना ही इस बंदे का क्या है बताना काम है। क्लियर है? तो आप बोलोगे सर कि इन फ्लैट्स को फिर लेट आउट किया हुआ है, भाड़े पे दिया हुआ है, इसकी इनकम पीजीपीपी में जाएगी या फिर एचपी में जाएगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जनरेट होता है। तो याद रखना, इसका बिजनेस बच्चों फ्लैट कंस्ट्रक्ट करना, फ्लैट बेचना है। फ्लैट्स को लेट आउट करना इसका बिल्कुल भी धंधा नहीं है। ओके? हाँ, इसका अगर फ्लैट्स को लेट आउट करने का ही बिजनेस रहता, ये अगर फ्लैट बेचता नहीं लेट आउट करता, तो फिर हम ये इनकम भी पीजीपीपी में डालते थे। बट इसका काम क्या है? फ्लैट्स को बनाना और फ्लैट्स को बेचना इसका काम है। तो बच्चों जो अगर सपोज कोई वैकेंट फ्लैट्स होंगे जो बिक नहीं रहे, उनको अगर वो लेट आउट करे तो उससे जो इनकम आएगी वो पीजीबीपी में चार्ज नहीं होगी बल्कि एचपी में चार्ज होगी। ठीक है? वो हाउस प्रॉपर्टी में जाके चार्ज होगी। पहली बात ये तो याद रखना। बट दूसरी बात, इस बंदे को एचपी में चार्ज तो करना है, ठीक है, लेकिन इस बंदे को एक कंसेशन दिया गया है। ओके? कंसेशन क्या दिया गया है? सपोज ये जो 6 फ्लैट्स है ये कंप्लीट हुए हैं। ओके? ये मान लो कंप्लीट हुए हैं 16 जून 2021 को। ठीक है? ये कंप्लीट कब हुए बताना? ये कंप्लीट हुए हैं 16 जून 2021 को। और याद रखना, जब भी ऐसे फ्लैट्स वगैरह कंप्लीट होते हैं तो जो आर्किटेक्ट होता है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता है। किसे? या कंप्लीशन सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाना पड़ता है। ठीक है? कब? जब आपके फ्लैट्स कंप्लीट हो जाए तब जाके कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनाया जाता है। क्लियर? अब बच्चों ये जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा तो ये आपके जो भी पर्टिकुलर ओनर होंगे उसे देना पड़ता है। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन वाले का प्रॉब्लम क्या हुआ, इसने ये जो 6 फ्लैट्स बनाए ना बच्चों, ये बिक ही नहीं पा रहे हैं, तो ये बंदे ने उसे बिकने तक लेट आउट कर दिया। ठीक है? अब कब से लेट आउट किया मैं आपको बोलता हूँ। कंप्लीट हुआ 16 जून को और सपोज 1 जुलाई 2021 से इसने क्या कर दिया बच्चों? लेट आउट कर दिया। ओके? भाड़े पे दे दिया। अब लेट आउट कर दिया तो ये इनकम तो कहां पे जानी चाहिए बताओ? एचपी में जानी चाहिए। सही है ना? हमने अभी अभी देखा ये पीजीबीपी की इनकम नहीं रहेगी बल्कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है? तो सवाल है क्या ये एचपी में जाके टैक्स हो जाएगी क्या? जवाब है टैक्स तो होगी, बट इसे एक कंसेशन दिया गया है। ओके? ऐसे लोगों को एक कंसेशन दिया है। इनको क्या बोला है? जब भी आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, लेट से 16 जून को कंप्लीट हुआ तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी उसी डेट को गया, तो इस कंप्लीशन सर्टिफिकेट के देने के एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट 16 जून 2021 को दिया गया है तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है रे बेटा? तो ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, जो एंड कहां पे जाके होगा बताओ? 31 मार्च 2022 को जाके एंड होगा। सही है? 16 जून 2021 को कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया है। कब देते कंप्लीशन सर्टिफिकेट? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद। ठीक है? तो ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट किस फाइनेंशियल ईयर में दिया गया? 21-22। तो इसका एंड कब होगा? 31 मार्च 2022 को इसका एंड होगा। तो याद रखना, यहां से आगे 2 साल। ओके? मतलब कहां तक? 31 मार्च 2024 तक। कहां तक? 31 मार्च 2024 तक। ये पर्टिकुलर बंदा भले ही लेट आउट करे इस पर्टिकुलर 6 फ्लैट्स को जो बिक ही नहीं रहे हैं, उन्हें अगर ये लेट आउट भी करे, कब तक? कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब मिला उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से लेके आगे के 2 साल तक। ओके? तो भले ही ये लेट आउट करे बट इसकी एनुअल वैल्यू नील पकड़ी जाएगी। इसकी एनुअल वैल्यू कैसी पकड़ी जाएगी बताओ? नील पकड़ी जाएगी।
मतलब ये इनकम टैक्स तो एचपी में होगी, बट इसकी एनुअल वैल्यू ही आप 0 पकड़ रहे हो, तो क्या यहाँ पे टैक्स आएगा क्या? जवाब है टैक्स नहीं आएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ओके, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन गाइस, ध्यान से सुनना। देखो, annual value of house property will be charged under that income from house property where it is held by SSA as a stock in trade of business। उसका तो बिजनेस था ना फ्लैट बना के बेचना, तो बिक नहीं रहे थे तो वो उसका स्टॉक इन ट्रेड हो गया। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक इन ट्रेड को भी आप क्या करोगे बताओ? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करोगे। लेकिन एक आपको बेनिफिट दिया गया है, हाउएवर एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड वुड बी ट्रीटेड एज नील। एनुअल वैल्यू को आप क्या मान लोगे बताओ? नील मान लोगे। लेकिन कब तक? फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, ये 2 साल के पीरियड के लिए। लेकिन ये 2 साल कहां से स्टार्ट हो रहे? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर in which certificate of completion of construction of property is obtained from competent authority। तो इसका मतलब ये हुआ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस डेट को मिला उस डेट के फाइनेंशियल ईयर के एंड से लेके आगे के 2 साल तक। ओके, आपकी एनुअल वैल्यू को नील पकड़ा जाएगा। इन शॉर्ट यहां पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग व्हाट योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये सारी हम लोगों ने कंडीशन देखी रिगार्डिंग योर चार्जेबिलिटी। ठीक है, तो चलो करते आज के लिए स्टॉप।